तो क्या क्वेश्चन मैंने दिया था बताओ क्वेश्चन अभी। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये मैंने अभी एक वेक्टर दिया था आप लोगों को, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियोज आपको निकालने, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज सिंपली क्या होते हैं, जो यहाँ पर आई जे के जो है उनके कोफिशिएंट्स डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 2, -1 और 3, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मैंने क्या पूछा आपसे, यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, यूनिट वेक्टर। तो इसके यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप, और वो कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पहले निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर 4 + 1 5, 5 + 9 14, तो ये क्या आ जाएगा, रूट 14। ठीक है, और ये जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा वो होगा 2i माइनस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट 14, ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर सबको, ओके। इसके बाद थर्ड पॉइंट में मैंने क्या पूछा आप लोगों से, डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज आपको निकालने। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलता है, जो आपका यूनिट वेक्टर आया ना उसमें आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं दे आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम और एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एल जो होगा वो आई कैप का कोफिशिएंट होगा, मतलब कितना जाएगा, 2/√14। एम जो होगा वो जे का कोफिशिएंट होगा, मतलब क्या हो जाएगा, -1/√14। और एन जो होगा वो के का कोफिशिएंट होगा, वो आ जाएगा 3/√14। यहां तक क्लियर सबको, क्रिश समझ में आ रहा है क्या? इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा मैंने, फाइंड अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। तो आपको नया वेक्टर जो निकालना है, वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। सो 5 टाइम्स वेक्टर ए कैप, ये आपको करना पड़ेगा। तो 5 इंटू वेक्टर ए कैप, वेक्टर ए कैप क्या था, 2i माइनस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट 14, दैट्स इट। ये आपको मिल जाएगा वेक्टर बी। क्लियर? और क्या पूछा इसके बाद, एंगल मेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एंगल जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाता है, मतलब कि अल्फा बीटा गामा, आपको ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब एक्चुअली क्या होता है, एल, जिसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली थी 2/√14। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 2/√14। सिमिलरली बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स -1/√14, और गामा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 3/√14। क्लियर? तो फर्स्ट चैप्टर में अगर ब्रॉडली देखा जाए तो, फर्स्ट एक्सरसाइज में बोलना चाहिए, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो इसी टाइप के टॉपिक्स है। सेकंड एक्सरसाइज एक्चुअली, है ना, और कुछ नहीं। एक और जो टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में कवर अप नहीं कराया था वो सेक्शन फॉर्मूला था। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला भी एक डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम आगे बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का जो फिगर है एक्चुअली वो मैंने अभी यहां पर तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपकी बुक में जरूर है। बुक में पेज नंबर 438 पे आपको दिख जाएगा, पेज नंबर 438 पे। ठीक है, तो वो चीज लिख लेते हैं, फिर सीधा हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको यहां पर एक पॉइंट ओ दिख रहा है, ये जो पॉइंट ओ है ये एक्चुअल में ओरिजिन है। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक नेक्स्ट एक पॉइंट है क्यू। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट दिख रहा है आपको पी, यहां पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, और यहां पर इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट आर है, और इस तरह से तीनों के पोजीशन वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ये हो गए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हो गए। तो ये वाले वेक्टर को वेक्टर बी मार्क किया है, ये वाले वेक्टर को वेक्टर ए मार्क किया है, ये वाले वेक्टर को वेक्टर आर मार्क किया है। ठीक है, और यहां पर ये जो रेशियो है ये m:n का रेशियो है। ठीक है, तो क्या है इसको मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, और यहां पर इस लाइन सेगमेंट पी क्यू को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट आर आ रहा है, और ये जो पॉइंट आर है ये इसको m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर, मतलब कि वेक्टर आर निकाल सकते हो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो जो सेक्शन फॉर्मूला हमने क्लास 10th 11th में पढ़ा था लाइन के लिए,
लाइन सेगमेंट के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा। क्या होता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेम चीज है, m वेक्टर b क्या हो जाएगा, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या आ जाएगा, m प्लस n आएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती है, एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन फॉर्मूला ये इंटरनली वाले केस में, मतलब अगर ये जो पॉइंट आर है ये इस लाइन सेगमेंट पी क्यू के बीच में आ रहा है तब वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इंटरनली वाला केस है, इंटरनली। एक्सटर्नली वाले केस में क्या होगा, एक्सटर्नली वाले केस में इसी डायग्राम में मैं आगे बना देता हूं। मान लो वो जो पॉइंट है आर है वो यहां पर कहीं आ रहा है, समझ रहे हो, यहां पर कहीं आ रहा है, तो ये वाला जो होगा ये आपका वेक्टर आर बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। और वो जो रेशियो है, अब वो रेशियो पहले क्या था, m/n था, अब ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये m हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। समझ में, अब ये m/n ऐसा कंसीडर होगा। हालांकि डायग्राम समझ में नहीं आता तो भी फॉर्मूला लगा के तो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, एक्सटर्नली के केस में फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, बस यहां बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये क्या होता है कौन से केस में, एक्सटर्नली के केस में। इसका एक आधी क्वेश्चन है और कम आता है एग्जाम में। हालांकि फॉर्मूला अगर याद नहीं रखे हो तो आपको क्लास 11 का जो सेक्शन फॉर्मूला था वो याद होने से भी चल जाता है। ठीक है, हटा दो, स्टार्ट करें क्वेश्चन सब। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स आज की क्लास में हमको करना है। तो क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब कि LMN या फिर अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनको एकदम एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूं, समझ लेना। जैसे मान लो आपको ये वाला पॉइंट दे दिया ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, और दूसरा ये वाला पॉइंट दे दिया बी जिसका की कोऑर्डिनेट क्या है -1, -2, 1। ठीक है, और डायरेक्टेड फ्रॉम क्या बोल रहा है, ए टू बी। तो मतलब ये जो वेक्टर बन रहा है इसका डायरेक्शन ए से बी है, ये है एक्चुअल में वेक्टर। क्लियर हुआ ये चीज। अब अगर आपको वेक्टर ए बी निकालना है, वेक्टर ए बी निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k कैप, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर ए बी जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, मतलब देखो x2 ये है, x1 ये है, तो -1 मतलब क्या हो जाएगा, ये -2i प्लस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 -2 मतलब क्या हो जाएगा, -4। तो ये हो जाएगा -4 j कैप, और उसके z2 माइनस z1 मतलब दिस माइनस दिस, मतलब कितना हो जाएगा, -2 k कैप। समझ में है, ये बन जाएगा आपका वेक्टर ए बी। ये क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो जिस भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने होते हैं उसका यूनिट वेक्टर हम निकाल लेते हैं सिंपली। तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर, उसको मान लो इसको मैं वेक्टर ए ले दे देता हूं नाम। ठीक है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी जो होगा दैट इज इक्वल टू ए कैप, एंड दैट इज इक्वल्स टू -2i -4j -2k डिवाइडेड बाय रूट ओवर -2 स्क्वायर -4 स्क्वायर और प्लस -2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -2i -4j -2k डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है ये सॉल्व करने पे, √24, √24। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √24 को, 2√6। ओके, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 2√6। फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे, सेपरेट करोगे तो -1/√6 i, फिर क्या हो जाएगा -2/√6 j -1/√6 k, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों क्या है, उसके डायरेक्शन कोसाइन से, डीसी से। क्लियर, ये हो गया L, ये हो गया M, और ये क्या हो गया N। आया सबको समझ में ये। ठीक है, कृष आएगा समझ में। ओके, वंशिका, राघवेंद्र, अमन, क्लियर है। यस, ओके, यस सर।
मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है शो दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस, ओ वाई मतलब वाई, और ओ जेड मतलब जेड एक्सिस। तो ये वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, ये हमको बताना सर है। हाँ बताओ। सेगमेंट बैक करिए ना, स्क्रीनशॉट लेना था। हम्म, हो गया। सर हाँ बोलो। सर ये माइनस प्लस 4 के कैप होगा ना? y2 तो ये है ना, मैंने सही लिखा है ना क्वेश्चन? ये y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू -2। अच्छा, k के लिए बोल रहे हो क्या? यस सर, 1 प्लस मैंने 3 डेटा के गलत। वो। ओ ओ ओ ओके ओके, करेक्शन। ये वाला जो नंबर है मैंने ये गलत लिखा है, ये -3 है, बिल्कुल सही। तो ये 1 माइनस ऑफ -3 मतलब ये +3 हो जाएगा, सॉरी। नहीं, +4 होगा ना। 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब +3 हो जाएगा, तो 1 + 3 मतलब क्या जाएगा, 4 होगा। तो अकॉर्डिंगली सारे आंसर में चेंज होगा, वो चेक करेक्शन कर लेना। यहाँ +4 होगा, यहाँ पर +4 होगा, तो ये डिनोमिनेटर में भी +4 का स्क्वायर आएगा, तो ये कितना आ रहा है, √36। √36 मतलब ये हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। फिर अकॉर्डिंगली रिजल्ट में चेंज होगा। ठीक है, तो वो देख लेना। मुझे वो माइनस मिस हो गया। बाकी लोग समझ गए ना इसको? हटा दो ये पूरा फिर। ओके, करेक्शन अकॉर्डिंगली कर लेना, गलत नोट मत करके रखना, उसको करेक्ट कर लेना। प्रोसीजर क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, तो अब क्या बोल रहे हैं, ये जो वेक्टर आपको गिवन है ये तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, आपको ये प्रूफ करना है। तो इक्वली इंक्लाइंड कैसे प्रूफ होगा, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक्सिस से इंक्लिनेशन, एक्सिस से इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा गामा एंगल्स निकालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है मतलब कि अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है मतलब कि बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल गामा, तीनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर? तो हम इस वेक्टर को वेक्टर ए ले लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आई प्लस जे प्लस के, ये हो गया। ठीक है, अब यहां इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, ए कैप। तो ए कैप क्या आएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, √3। क्लियर ये चीज? तो ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के, यही हो जाएगा। इसका मतलब L दैट इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1/√3, ये हो गया। जिससे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1/√3। फिर सिमिलरली m दैट इज इक्वल्स टू कॉस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/√3, ये हो जाएगा। जिससे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली n दैट इज इक्वल्स टू कॉस गामा दैट इज इक्वल्स टू 1/√3, जिससे गामा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 1/√3। हो गया ये, जिसे प्रूव हो गया कि अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। हेंस द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर? ठीक है। वैसे आप ऐसे जितने भी वेक्टर देखोगे ना जिसमें आई जे के कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, वो सब में ऐसे ही होने वाला है। जैसे 2i 2j 2k, अगर ये, तो वो भी इक्वली इंक्लाइंड होगा। 3i 3j 3k, 5i 5j 5k, ठीक है, सारे केसेस में वो इक्वली इंक्लाइंड होगा। हटा दो ये क्वेश्चन, हो गया। तो अगर मान लो ऐसा होता i माइनस जे प्लस के, तो उस केस में भी क्या वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड होता कोऑर्डिनेट एक्सिस से? नहीं होता, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या आ जाती, कॉस इनवर्स -1/√3। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करना जल्दी। ये वो इंटरनली एक्सटर्नली वाला जो कंसेप्ट बोल रहा था यहां पर लगने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्या है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर which divides the line joining the 2 points P and Q whose position vectors are this and this।
ठीक है, मतलब कुछ उसी तरह का केस है जैसा हमने देखा था। यहाँ पर पॉइंट P और पॉइंट Q के पोजीशन वेक्टर आपको दिए हुए हैं, और इसको ये जो पॉइंट R है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली वाला केस। तो ये वाले वेक्टर को हम ले लेते हैं वेक्टर A, ये वाला हो गया हमारा वेक्टर A। ये वाले वेक्टर को ले लेते हैं वेक्टर B, ठीक है। और आपको ये पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब वेक्टर R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया, और यहाँ आपको रेशियो दिया हुआ है m:n। तो इंटरनली के केस में जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर R इज इक्वल्स टू क्या होता है, m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में सीधे वैल्यू पुट कर दो, m की जगह पे आ गया 2, वेक्टर B की वैल्यू क्या है, -i प्लस j प्लस k, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा प्लस n की वैल्यू 1 है, वेक्टर A i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, m प्लस n, मतलब 2 + 1 जो कि 3 हो जाएगा। फिर वेक्टर R इज इक्वल्स टू, अब इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, ये -2i और ये प्लस i, कितना होगा दोनों का एडिशन, -2i प्लस i, मतलब क्या आएगा, -i 2j और 2j, हाँ प्लस 4j और इधर पे ये क्या हो जाएगा, प्लस k डिवाइडेड बाय ये 2 + 1 है ना, सॉरी 2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 3, तो डिवाइडेड बाय 3। ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इंटरनली के केस में, ठीक है। चेक करो तो एक बार आंसर, यही है, ठीक है। एक्सटर्नली के केस में क्या डिफरेंट होगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला जो होगा अब ये होगा वेक्टर R इज इक्वल्स टू m वेक्टर B माइनस n वेक्टर A डिवाइडेड बाय m माइनस n, बाकी सब एज इट इज। तो एक्सटर्नली सेकेंड पार्ट के केस में वेक्टर R की वैल्यू निकालो, -3i प्लस 3k, बस इतना ही आ रहा है क्या, ओके वो कंफर्म करो तो, और बाकी लोगों का आया तो, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो बनाना, क्वेश्चन 16। ये हो गया सबका, अक्षता, अंशिका, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहां ध्यान देना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहां पर दो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है P और जिसका की कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 4, और दूसरा पॉइंट है Q, ठीक है, दूसरा पॉइंट है Q जिसका की कोऑर्डिनेट आपको दिया है 4 1 और -2, ठीक है। आ, एक मिनट, पहले मैं जो पूछ रहा हूं वो बता दो। ये दो पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट P और Q। अब अगर मैं मान लो आपसे ये पूछता हूं कि आप पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो क्या होगा बोलो, क्या होगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k, सिंपली यही होगा पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या होगा, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। और वेक्टर Q का पोजीशन वेक्टर अगर पूछूं तो क्या होगा, 4i प्लस j माइनस 2k, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मिड पॉइंट मतलब यहां पर कहीं आएगा, मान लो पॉइंट R है जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो आप वही सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पहला तरीका, वही सेक्शन फॉर्मूला दोबारा यूज करो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकाल लो। कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, x1 प्लस x2/2, तो क्या आ जाएगा पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट, 2 + 4 कितना हो गया 6, 6/2 मतलब कितना आ जाएगा 3, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2, और z कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं ये चीज,
तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, जिसको मान लो हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, 3i प्लस 2j कैप प्लस k कैप, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो दोनों तरीके से बना सकते हो, दोनों को वेक्टर में लिख के फिर वेक्टर का सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, या दोनों का मिड पॉइंट निकाल के उसका पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, हो गया, हटा दो। हटा दो क्या, हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चेक करना क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर्स, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी ये है, मतलब 3 पॉइंट है, पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है, ये वाला वेक्टर है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर ये है, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर ये है, रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस बना रहे हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, show that points A, B, C with position vector this. एक सेकेंड, फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाले पॉइंट को पॉइंट ए ले लेते हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट को पॉइंट बी ले लेते हैं, ये वाले पॉइंट को पॉइंट सी ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, क्योंकि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ना, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कि नहीं, तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3 -4 -4, ये हो गया। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2 -1 1, सी का कोऑर्डिनेट 1 -3 -5, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप ये लाइंस, आप ये ए बी, देखो दो तरीके, अगर आप वेक्टर अलजेब्रा से चल रहे हो ना तो उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहला तरीका ये, अगर बिना वेक्टर अलजेब्रा 3D से अगर बना रहे हो तो ए बी के लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, बीसी का निकाल सकते हो, सीए का निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से, समझ रहे हो कि नहीं। और उसके तीनों साइड्स हो गए, अब आप पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लो, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर नहीं है मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। समझ में आई ये चीज। लेकिन हम वेक्टर अप्रोच से अगर जाएंगे तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इस तरीके से निकलता है। तो वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर में से वेक्टर ए के पोजीशन वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मतलब कि देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 -3 मतलब कितना हो जाएगा, ये माइनस आई कैप, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +3 जे कैप, फिर उसके बाद दिस माइनस दिस मतलब क्या हो जाएगा +5 के कैप। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये क्या मिल गया आपको, वेक्टर ए बी मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, ए बी वेक्टर तो मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब डिस्टेंस चाहिए ए और बी के बीच का। तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 1 + 9 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 10 + 25 कितना हो जाएगा 35। क्लियर हुआ ये चीज। सिमिलरली दूसरा वेक्टर निकालो, वेक्टर बीसी, तो डायरेक्टली निकाल सकते हो वेक्टर बीसी, सी का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर, तो यहीं से भी वैसे निकाल सकते हो जैसा करो, कितना आएगा -i कैप, फिर क्या आ जाएगा -2 जे कैप, फिर क्या आ जाएगा -6 के कैप, ये आ गया। अब उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मॉड ऑफ वेक्टर बीसी कितना आ जाएगा, ये √ओवर -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, कितना आ रहा है ये √41, यही आ रहा है सबका।
1 + 4 5, 5 + 36, हाँ 41। फिर उसके नेक्स्ट निकाल लेते हैं वेक्टर सी ए या वेक्टर ए सी, जो भी बोलो। पहले वेक्टर निकालना है ना, वेक्टर वेक्टर सी ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो 3 - 2 मतलब ये हो जाएगा +2i। एसी निकाल रहा है क्या तू? देख सी ए अगर निकालते हैं ना तो ए को पहले लिखते हैं, सी को बाद में लिखते हैं, ए माइनस सी करते हैं, ठीक है। 2i माइनस जे कैप, फिर क्या हो जाएगा +1 के कैप, +1 के कैप। समझ में आया कि नहीं? तो वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज इक्वल्स टू √2² + -1² + 1²। कितना आएगा ये? √6 ये आएगा, ठीक है। अब ये दोनों चीजों को देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, देख रहा है ये दोनों टर्म्स। यहां पर अगर फर्स्ट और लास्ट वाले को स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 35, इसका स्क्वायर 6, दोनों का एडिशन कितना आएगा 41, और इसका जो स्क्वायर है वो भी कितना आएगा 41। मतलब h² = p² + b²। ट्रू हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है कौन सा ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा होगा? मतलब राइट एंगल कहां बनेगा? ए पे कि बी पे कि सी पे? किस में बनेगा भाई? आप ये देखोगे कि हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? BC। तो हाइपोटेनियस की अपोजिट वाला जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है? राइट एंगल होता है। तो BC का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो क्या होगा? राइट एंगल। मतलब एंगल ए पे क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा। समझ में आई ये चीज? पक्का क्लियर ना? आगे बढ़े नेक्स्ट। यस, सबको क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, एमसीक्यू है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही एमसीक्यू और कई बार आया हुआ भी है, तो एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर बोल रहा है इन द ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है आपको चेक करना है। तो यहां पर मैंने जो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का जो आपको अप्रोच बताया था उसको फॉलो करना। देखो यहां पर अगर बोल रहा है कि ए टू बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, तो क्या ये ट्रू होगा? भाई ये ट्रू होगा ना। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, तो आपकी ओवरऑल पोजीशन क्या हो गई? वेक्टर ए टू ए, यही हो गई। इसका मतलब क्या होगा? नल वेक्टर। आपका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? उसी तरीके से चेक करो, भूल जाओ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को। असल में वो यहीं से डिराइव हुआ है, लेकिन वो कंफ्यूज करेगा आपको। हाँ वो बता रहा हूं, उसको समझाऊंगा। पहले ऑप्शन को देखो, इस तरीके से देखो। यहां पर देखो क्या लिखा है? ए बी बी सी। अब ये क्या लिख दिया? -AC। -AC को हम क्या लिख सकते हैं? +CA लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना? मतलब ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा और ये इनिशियल टर्मिनल पॉइंट रिप्लेस हो जाएंगे। अब चेक करो, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, मतलब अल्टीमेटली इनिशियली ए से थे फिर वापस ए पे आ गए, तो क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। समझ में? ये भी ट्रू होगा। अब आते इसमें, ए से बी गए, बी से सी गए, और ये वाले को भी अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए से सी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? +AC। ऐसा हो जाएगा, यस माइनस ऐसे ही रहने दो। हाँ इसको देखो, ए से बी गए हैं, बी से सी गए और सी से ये -CA आपको दिख रहा है ना, ये वाला ट्रू नहीं होगा क्योंकि वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर ए से सी वाला जो अगर उसको पॉजिटिव करेंगे, चेंज करेंगे तो ट्रू नहीं होगा। इसको चेक कर लेते ये वाला, ये -CB को हम क्या लिख सकते हैं? +BC। तो अगर इसको देखोगे तो AB + BC प्लस क्या है यहाँ पर? CA, दैट इज इक्वल्स टू क्या है? 0, नल वेक्टर। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन जो मैंने बताया था वो एक्चुअली क्या था? वो ये था, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी। ये था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। समझ गए? अब इस ए सी को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है जो कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट होगा।
अब ये माइनस AC को प्लस CA लिख दो तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाले पार्ट में इस BC को माइनस CB लिख दो तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हो। गया, हटा दो इसको मैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट इसमें यूज होगा। पूछ रहा है इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या है अबीर? कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन क्या है? पनिशमेंट दूं क्या? हाँ हाँ, हर्षा क्या है कोलिनियर? पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। और हम कैसे चेक करते कोई दो वेक्टर पैरेलल है या नहीं, कोलिनियर है तो? क्या कैसे करते हैं शिवांश? नहीं, हाँ समृद्धि दीवान, हाँ समृद्धि मिश्रा। हाँ हाँ, भूल गए बाकी सारे बच्चे। जैसे मान लो वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट है A1i प्लस A2j प्लस A3k। ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है, वेक्टर बी के कंपोनेंट है B1i प्लस B2j प्लस B3k। मान लो ये कंपोनेंट, अगर ये रेशियो A1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू A3 अपॉन B3, अगर ये रेशियो सेम है, ये रेशियो एक सेम क्वांटिटी है, तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। समझ में आई ये चीज? या फिर ये बोल सकते कि वेक्टर ए जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है, या फिर वेक्टर बी जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है, तो उस केस में दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है। समझ रहे हो ना कैसे सेम है? पिछली क्लास में डिस्कस किया था मैंने। तो इसमें बोल रहा है अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच इनकरेक्ट है ना? हाँ, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है पूछ रहा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट होगा। ये देख लिया हमने। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्या? करेक्ट होगा, क्योंकि यहां लैम्डा की वैल्यू +1 या फिर क्या हो जाएगी? -1। समझ रहे हो? तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। मतलब वेक्टर ए ऐसा हो गया, वेक्टर बी ऐसा हो सकता है, या वेक्टर बी ऐसा हो सकता है, पैरेलल है दोनों। ठीक है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं। मतलब इक्वल वेक्टर एक्चुअल में पैरेलल होंगे, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर का मतलब या कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या? डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, लेकिन ऐसा अलग नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब पैरेलल होने चाहिए, भले डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, ऐसा वाला हो सकता है। ठीक है, क्लियर ना ये कंसेप्ट? हाँ, तो पार्ट सी पे आते, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो यहां पर क्या बोल रहा है? प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? नॉट प्रोपोर्शनल। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? विच वन इज इनकरेक्ट? सो दिस वन इज इनकरेक्ट। अब फोर्थ वाला चेक करना है तो चेक कर लो। बोथ वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये हो सकता है सेम डायरेक्शन। क्यों? अरे ये कैसे ट्रू होगा थर्ड वाला? BCD, तुम लोग क्वेश्चन में चेक करो तो इसमें करेक्ट बोला है, इनकरेक्ट बोला है? और यहाँ नॉट प्रोपोर्शनल लिखा है तुम लोगों के ऑप्शन में। एक्चुअली ये इस वाले में ना कई सारे आंसर्स में कॉन्फ्लिक्ट है, मैं बता रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है कुछ बुक्स में प्रोपोर्शनल लिखा है, कुछ बुक्स में नॉन प्रोपोर्शनल लिखा है। ठीक है, नॉट प्रोपोर्शनल किसको? देखो ऑब्वियसली ये वाले तो पैरेलल वेक्टर होंगे यार, ये तो कंडीशन 1 का ही एक स्पेशल केस है ना। तो ये ऑप्शन तो कैसे हो सकता है? अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है मतलब ये वाली कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए।
वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए मतलब समझ रहे हो ना, वेक्टर ए ऐसा हो गया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी सेम डायरेक्शन सेम लाइन के पैरेलल है। कहां पर? ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं। तो ये वाला जो कंडीशन है ये तो ट्रू होगा अगर कोलिनियर है तो, ऑप्शन बी तो एनी हाउ करेक्ट होना ही है, ठीक है। ऑप्शन सी में अगर ये नॉट प्रोपोर्शनल लिखा है तो कोलिनियर वेक्टर के लिए नॉट प्रोपोर्शनल मतलब कोलिनियर वेक्टर में नॉट प्रोपोर्शनल होता है। हाँ करेक्ट। क्या बोल रहा? एक मिनट, पहले इधर पे देखो, मेरे ख्याल से ऑप्शन सी जो है ना इसका यही करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये बोलना चाहिए A and B are collinear vector, which of the following is incorrect? First is definitely not incorrect. सेकेंड इज ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू +1 -1 लोगे तो ये होगा, ठीक है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, नॉट प्रोपोर्शनल, भाई अगर कोलिनियर है तो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, नॉट प्रोपोर्शनल मतलब ये वाला जो है इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन सी डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी में क्या बोला है? बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। हो सकता है अगर कोई दो वेक्टर के डायरेक्शन सेम है, मतलब एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर ऐसा है, दोनों के डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो भी ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो थर्ड कंडीशन में भी वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये वाली कंडीशन में डी में, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन सी में जो है वेक्टर्स पैरेलल नहीं होंगे। हाँ अगर ये आर प्रोपोर्शनल बोलता तो वो करेक्ट होगा। तेरे में क्या लिखा है? तेरे में आर प्रोपोर्शनल लिखा है और तेरे में आंसर क्या दिया है? ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो फिर उस केस में ना ये आर प्रोपोर्शनल होगा। अगर गूगल का क्वेश्चन भी देखो, उसमें गूगल में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो उसमें क्या दिया है। आर प्रोपोर्शनल दिया है ना, तो अगर ये आर प्रोपोर्शनल दिया हुआ है ना, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है इसमें क्या बोला है? सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। चेक करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से ना इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, और ये वाला जो नॉट प्रोपोर्शनल वाला अगर क्वेश्चन दिया ना तो ऑप्शन सी यही वाला करेक्ट होगा, ठीक है। देख लेंगे इसको एक बार, फिर से क्रॉस चेक करेंगे। हटा दें इसको, हो गया। ओके। सो यहां पर हम लोगों ने फर्स्ट जो बेसिक अलजेब्रा है वो चीज डिस्कस की। अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। वेक्टर में एक्चुअली दो प्रोडक्ट्स होते हैं, वेक्टर के दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मतलब दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करें और आपको रिजल्ट में स्केलर मिले तो वो स्केलर प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट पे एक और वेक्टर मिले तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। और ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, जिसमें आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब आगे सीधा आ जाते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। तो 10.3 जो एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और यहाँ थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल होता है। क्लियर ये चीज? इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ये फॉर्मूले को, डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला या स्केलर प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ क्लियर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है, कॉस थीटा ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो रिजल्ट में आपको स्केलर मिल रहा है। नोट किया सबने? ये सिर्फ ये जो बॉक्स में बनाया है मैंने, ये नोट डाउन कर लो, और ऊपर में लिखना है तो लिख दो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि फटाफट जल्दी से की पॉइंट देखेंगे फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हटा दो इसको। ओके।
नेक्स्ट कुछ ऑब्जर्वेशन यहां पर देख लो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आपकी बुक में या तो ओपन करके इसको मार्किंग कर लेना, ठीक है। बुक में कहां पर दिया हुआ है, पेज नंबर 442 पे ऑब्जर्वेशंस करके। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि a डॉट बी जो है एक रियल नंबर होगा, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, लेट a एंड b आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या बोल रहा है, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का 0 मिल रहा है और a और b दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर ये फॉर्मूला हमने देखा, तो a डॉट बी कब 0 हो सकता है, तीन केस में। केस नंबर 1 या तो ये 0 हो, केस नंबर 2 या तो ये 0 हो, केस नंबर 3 या तो ये 0 हो। और अगर ये दोनों 0 नहीं है, मतलब नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसके 0 होने पे ही डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और ये कब 0 होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। और थीटा 90 मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर ये चीज। तो ये बता रहा है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर सबको ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, अगर थीटा 0 है, थीटा 0 है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल। क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कॉस थीटा क्या होता है, 1। तो कॉस 0 क्या होता है, 1। तो इसलिए 1 हो जाएगा। क्लियर ये चीज सबको। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, ए डॉट ए जब हम निकालेंगे, ए डॉट ए, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कोई सेम वेक्टर है तो उसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। समझ रहे हो ना, जैसे वेक्टर ए ये है, वेक्टर ए सेम वेक्टर, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्लियर ये चीज। फिर क्या लिखा है, अगर थीटा की वैल्यू पाई है, पाई मतलब क्या, 180 डिग्री। 180 कब बनेगा, जब मान लो एक वेक्टर ऐसा बन रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसा बन रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 180 मतलब पाई रेडियन। क्लियर हुआ ये चीज। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर थीटा की वैल्यू पाई है तो ए डॉट बी जो होगा वो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये है, अगर हम ए डॉट माइनस ऑफ वेक्टर ए निकाले तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ। ए डॉट माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज। क्योंकि जब माइनस ऑफ वेक्टर ए लेते हैं तो वो वेक्टर ए से कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, माइनस ऑफ वेक्टर ए का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर ये चीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, देखो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू क्या होगी, 1। कैसे 1 होगी, कैसे 1 होगी, आई डॉट आई, वो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस थीटा। तो थीटा यहां पर देखो, थीटा की वैल्यू क्या होगी, आई कैप मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। और ये यूनिट वेक्टर है इसीलिए तो कैप लगा है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। जे डॉट जे के डॉट के उसी तरीके से क्या होंगे, 1। समझ गए ये चीज। जब आप आई डॉट जे निकालोगे, आई डॉट जे, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि आई एक्स एक्सिस में बनने वाला यूनिट वेक्टर है, जे वाई एक्सिस में बनने वाला यूनिट वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, और कॉस 90 क्या होगा, 0। इसलिए आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सारे डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्वल्स टू 0। क्लियर ये चीज सबको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई दो वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला सीधा ये, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दैट्स इट, इस फॉर्मूले से निकलेगा। मतलब सिंपल है, वो डॉट प्रोडक्ट था ना, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या था, ये इधर था, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कॉस थीटा मिल जाएगा। समझ गए ना। ये फॉर्मूला जो हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी को डिवाइड में ले जाओ तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया, और जिससे आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा की जो वैल्यू है वो दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है। क्लियर सबको ये। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे।
इसके बाद क्या लिखा है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्लियर, हटा रहा हूं फिर मैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रॉपर्टीज पे। तो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए डॉट बी प्लस सी है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में जैसे अगर मान लो लैम्डा है उसको ए से मल्टीप्लाई करे फिर बाद में बी से डॉट ले, या फिर इस तरह से करें या फिर इस तरह से करें, मतलब सारी चीजों में क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो स्केलर है ना उसको आगे पीछे कहीं पर भी बाद में पहले मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वो चीज बता रहे हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.3 ओपन किया सबने, फटाफट एकदम सिंपल। एक फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, कौन सा, ए डॉट बी। क्या ए डॉट बी, जल्दी बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी cos थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है थीटा, एंगल मतलब थीटा। ठीक है, बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है, कितना है, √3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है, कितना है, 2। और क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए डॉट बी कितना दिया हुआ है, √6, ये दिया हुआ है। सारी चीजें पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, √6, यहां पर क्या आ जाएगा, √3, ये क्या हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा 2, और ये क्या आ गया, cos थीटा। समझ में आया, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √6 अपॉन √3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू cos थीटा। क्लियर, अब देखो उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। क्या किया हूं समझ में आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं किया। इसको √3 √2 लिखा और 2 को √2 लिखा, जस्ट बिकॉज ये वाली जो टर्म्स है ये कट जाए, ये दोनों कट जाए, ये दोनों कट जाए। तो क्या बच गया, cos थीटा की वैल्यू क्या बची, 1/√2, और 1/√2 cos में कब आता है, 45 या फिर π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, π/4। दैट्स इट, समझ गए सब। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो अभी यहां पर आपको बस दो वेक्टर दे दिए। तो वेक्टर ए देखो जल्दी से, कौन सा वेक्टर है, i माइनस 2j प्लस 3k। वेक्टर बी कौन सा वेक्टर है, 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, सबसे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कैसे निकलेगा, उसके लिए वेक्टर ए को पहले हमने लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद लगाया डॉट, फिर वेक्टर बी को लिखा। ठीक है, ये दोनों वेक्टर को हमने लिख दिया। जब भी दोनों वेक्टर दिए हुए ना, उसके कंपोनेंट दिए ना, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों वेक्टर को ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये आई कैप मल्टीप्लाई होगा इस वाले आई कैप वाले टर्म से। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है ना, आई डॉट आई क्या होता है, 1। तो क्या बच गया यहाँ पर, सिंपली 3 बचा। क्लियर हुआ ये चीज। फिर ये आई कैप मल्टीप्लाई होगा इस वाले टर्म से, जे कैप से। तो आई डॉट जे क्या होता है, 0। फिर ये आई कैप मल्टीप्लाई होगा इस के वाले से, तो आई डॉट के क्या होता है, 0। तो उसको करना ही नहीं मल्टीप्लाई, तो आई वाला आई से ही मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही जे वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ जे से, बाकी दोनों से डॉट मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 0। तो यहां पर -2 मतलब ये क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा। समझ गए, ये +3 इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। तो ओवरऑल सम कितना आ जाएगा, 10। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये चीज क्लियर सबको, ठीक है, ए डॉट बी मिल गया। अब हमको और क्या चाहिए, अब हमको मैग्नीट्यूड चाहिए दोनों का। तो यहां से हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड निकालना तो क्लियर है ना, अबीर कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 1 + 4 + 9 मतलब कितना हो जाएगा, √14। समझ गए, समझ गया ना कैसे निकालते हैं।
हाँ, फिर सिमिलरली वेक्टर बी का भी मॉड निकालेंगे, तो कोफिशिएंट सेम है 2 3 1, मतलब सेम मैग्नीट्यूड आएगा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √14। यहां तक क्लियर सबको? ये सारी चीजें मिल गई। अब उसके बाद एंगल निकालने का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था? cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सारी चीजें पुट करो। ए डॉट बी हमारे पास कितना है 10 डिवाइडेड बाय √14 इंटू √14, तो ये आ जाएगा 10/14। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/7, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 5/7, जिससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos इनवर्स 5/7। समझ गए सभी? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हटा दूं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन। अच्छा, प्रोजेक्शन आ गया ना, मैंने प्रोजेक्शन पढ़ाया नहीं। समझ लो, प्रोजेक्शन बड़ी सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो ये है वेक्टर बी, ठीक है, और मान लो ये है वेक्टर ए। समझ रहे हो? वेक्टर बी और ये क्या हो गया? वेक्टर ए। अब ये जो वेक्टर ए है उसका बी के अबाउट जो प्रोजेक्शन होगा ना, वो एक्चुअल में ये होगा। ये जो आपको नया एक वेक्टर दिखा ना, ये जो छोटा सा पार्ट आपको बना हुआ दिखा, इस पार्ट को बोलेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। समझ में आई ये चीज? पहले मैं समझा रहा हूं कि क्या होता है प्रोजेक्शन। अब निकालना जो है उसका तरीका बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, ये प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको करना है ए डॉट बी, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये कर देना है, मतलब जिसके अबाउट आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसको लिख लो, इस फॉर्मूले को, ये फिगर बना लो और इस फॉर्मूले को लिख लो, सो दैट आपको ध्यान में रहेगा। अब सीधे हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे फिर। हाँ, कंपोनेंट मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? एक्चुअली उसके पीछे कुछ कंसेप्ट है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर मतलब ये वेक्टर बी का, ये यूनिट वेक्टर ले लेते, डायरेक्शन उसका ले लेते। ये वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मतलब बी का यूनिट वेक्टर है, तो बी का डायरेक्शन लेते हैं और वेक्टर ए उसके अलोंग जो प्रोजेक्ट होगा, मतलब ये मैग्नीट्यूड ए का, उस तरीके से समझ ले। समझ रहे हैं ना? वो कॉस थीटा से ही बनेगा, जैसे एंगल थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, वो समझ लो, वो सब करके। ठीक है, हो गया ये। अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे यहां पर, वो ध्यान से समझना। यहां पर हमको किस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है? इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, तो इसको हम ले लेंगे वेक्टर ए। किसके अबाउट निकालना है? इसके अबाउट निकालना है, तो इसको हम ले लेंगे वेक्टर बी। समझ गए? अब सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये फॉर्मूला है। तो ए डॉट बी के लिए हम पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो 1 × 1 मतलब क्या हो जाएगा? 1। फिर उसके +1 -1 × +1 मतलब ये क्या हो जाएगा? -1। समझ रहे हो ना? डिवाइडेड बाय √, क्या आ जाएगा? 1² + 1²। क्लियर ये चीज? तो न्यूमरेटर वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? √2, मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर ये चीज? तो कभी भी प्रोजेक्शन 0 आया, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लो वेक्टर ए ऐसा बनेगा, तो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब समझ रहे हो ना? प्रोजेक्शन को आपको समझाता हूं फिजिकली क्या है। मान लो यहां पर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। अगर मैं ऊपर से लाइट डालू इसके ऊपर, ऊपर से जब लाइट डालूंगा तो उसकी शेडो जो बनेगी वो एक्चुअल में उसका प्रोजेक्शन है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर मान लो वेक्टर ए ऐसा होता और इसके ऊपर मैं लाइट डालता, तो उसका प्रोजेक्शन कहां पर आता? एक पॉइंट पे आता। इसलिए वो प्रोजेक्शन क्या है यहां पर? 0 आ रहा है। फिजिकल मीनिंग उसका, सिग्निफिकेंस ये प्रोजेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो प्रोजेक्शन।
क्या रहा आंसर? सेवन माइनस 3 प्लस 56 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 49 प्लस 1 प्लस 64। 60 अपॉन रूट 114। 114 आएगा ना? हाँ, यही है ना शायद आंसर। नहीं नहीं, हाँ तो फाइनल आंसर चेक करो। मेरे ख्याल से कुछ और सिंप्लीफाई हुआ है क्या डिनोमिनेटर से? क्या कॉमन निकलेगा? 2 निकलेगा ना? यही दिया आंसर। ओके ठीक है, सो दैट्स इट, ये हो गया आंसर। समझ गए ना? एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर आज की क्लास एंड करेंगे। हटा दो इसको मैं। ओके चलो, ये लास्ट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। तो 3 वेक्टर है, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। ये तीनों यूनिट वेक्टर है। पहले तो ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे यूनिट वेक्टर ऋषि? यूनिट वेक्टर निकालने नहीं बोल रहा हूं, यूनिट वेक्टर प्रूव करना है कि वो यूनिट वेक्टर है। अरे नहीं यार अक्षिता, कैसे करेंगे यूनिट वेक्टर? नहीं, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। भाई क्या कर रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मान लो इसको वेक्टर ए नाम दे देता हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है? रूट ओवर, फिर किसका स्क्वायर? 2/7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 3/7 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, ले सकते हो, लेकिन मैं साथ में ही लेके चल रहा हूं, उससे भी चलेगा। प्लस 6/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? रूट ओवर, डिनोमिनेटर में 49 आ जाएगा। हाँ, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 36, और एडिशन कितना हो जाएगा? 49। तो 49/49 कट गया, तो फाइनली क्या आया? 1। इसका मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर। समझ गए? अगले वाले का भी देखो, सेम आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो गया? 36, मतलब 49/49 1 आ जाएगा। ये वाला भी यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं सेकेंड पार्ट में? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये भी शो करना है। हाँ, ऐसा थोड़ी जरूरी है। मैग्नीट्यूड 1 है, तो मान लो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना। नहीं, और कोई बताओ। अच्छा ये बताओ, डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो थीटा अगर 90 होता है, मतलब परपेंडिकुलर होते, तो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0। तो हमने ये देखा ना कि अगर थीटा 90 है तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0। या अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो थीटा क्या होगा? 90। मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0। तो दोनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। तो ये फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो देखो 2/7 3/7, मतलब कितना हो जाएगा? 6/49। यहां पर क्या हो जाएगा? 3/7 माइनस, ऐसा लिख देता हूं, 2 3 से कितना हो जाएगा? 6/49। पहला वाला ये आएगा। फिर जे जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -18/49। फिर के और के वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो +12/49। ऐसा ही होगा। जब ऐड करोगे तो एलसीएम क्या आ गया? 49। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? एडिशन 0। तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। वैसे इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। 3 6 18, और ये हो गया -12, और ये कितना हो गया? -6। 0 आएगा। क्लियर ये चीज? तो कभी भी अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करने बोल रहा है, मतलब हम डॉट प्रोडक्ट क्या लेंगे? 0। क्लियर ये चीज? ओके, तो यहां तक स्टॉप करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। तो कल की क्लास रहेगी मॉर्निंग में। जो भी टाइमिंग रहेगा मैं आप लोगों को ग्रुप में आज रात को इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो।